शुरू करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं कि उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। क्योंकि वो बंदा अगर ट्रेंडिंग में बना हुआ है, हर मीडिया चैनल उसके पास जाकर उसकी क्लिप्स काटना चाह रहा है, तो क्यों करना चाह रहा है? पहली चीज़, हमारी सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो बंदा एक बहुत सक्सेसफुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियरिंग फील्ड से आता है, वो भी एयर स्पेस की, ठीक है। और अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि उसकी जो इनकम होती है वो अच्छी खासी मिल जाती है। इस वजह से सोसाइटी उसको सक्सेसफुल क्लेम करती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वैसे हर किसी इंसान की अपनी सक्सेस की डिफिनीशन अलग हो सकती है, लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए वो सक्सेसफुल माना जाएगा कि अच्छी नौकरी है, अच्छा खासा इंसान है, तो ये सक्सेसफुल है। लेकिन उस चीज़ को वो छोड़ देता है। ये चीज़ सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अलग लगता है उनको कि ये क्या चीज़ हो गया। सेकंड थिंग, वो बंदा बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेकर। उसको फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी तो वो फ़ोटोग्राफ़ी करने चला गया। उसको मैनेजमेंट और सीए में जाना था तो उसने वो भी कर लिया था। उसने अपने जो कोर सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल के और इलेक्ट्रिक के और एयर स्पेस के, उनको छोड़कर वो अपने पैशंस को भी फॉलो कर रहा था। तो ये चीज़ भी उसे थोड़ा सा यूनिक बनाती है, क्योंकि आज की डेट में बहुत से सोसाइटी में लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो तो करना चाहते हैं पर वो कर नहीं रहे हैं। ये चीज़ भी उसे बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है। बात करते हैं उसके मेन सेलिंग पॉइंट की। वो है उसका यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेकर। वो हर चीज़ को इतना पैशनेट होकर बताता है और अपनी बात को इतनी आर्टिकुलेट वे में रखता है कि लोग उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इसने कोई नई बात बता दी है। पर क्या वो सच में कोई नई बात होती है? चलिए जानते हैं। सो दोस्तों, क्या वो सच में यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं? सबसे पहले जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, जो इंटरव्यू हुआ था महाकुंभ में इनका, तो उसमें दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा। इन्होंने बोला था कि अगर कोई नंबर 2 है और 3 है तो ये अलग अलग हैं। आप इनको अलग अलग तरीके से क्यों नहीं देख सकते कि 2 2 है और 3 3 है? ये आपको कॉज और इफ़ेक्ट की बातें बता रहे हैं। पर क्या ये बातें किसी और ने नहीं की है? चलिए जानते हैं। फ्रेडरिक नीचा और डेविड ह्यूम दो फिलोसफर्स हैं। इनकी कॉजैलिटी की जो थ्योरी है वो दोनों सिमिलर है, और वही बात ये आईआईटी वाले बाबा भी करते हैं। इन्होंने कहा कि 2 और 3 ये दोनों अलग अलग हैं, एक से इफ़ेक्ट करके वजह से कॉज नहीं आ रहा है। वही चीज़, सेम चीज़ डेविड ह्यूम ने आज से बहुत साल पहले कही थी और उसी बात को एक तरीके से फ्रेडरिक नीचा ने कॉपी कर लिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी कॉजैलिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी विल, हमारी जो फ्री विल का जो एक कॉन्सेप्ट है पूरी फिलॉसफी में, जब हम वो चीज़ कर रहे होते हैं तब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब भी तुम उस इफ़ेक्ट को नहीं पकड़ पाओगे, उस कॉजैलिटी को नहीं पकड़ पाओगे। तो इस चीज़ को बहुत सिंपली वे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप समझिए, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये मैंने छोड़ी, ये एक इवेंट था और ये चीज़ छूट गई, ये उसका कॉस्ट था। बट डेविड ह्यूम जो फिलोसफर हैं उनके हिसाब से ये चीज़ छोड़ना एक कॉज अलग चीज़ है, ये एक अलग इवेंट है, और ये चीज़ नीचे गिरना ये एक अलग इवेंट है। कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो उसी चीज़ से हो। इवेंट और कॉज ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेविड ह्यूम की कॉजैलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। उन्होंने जिस तरीके से समझाया उस चीज़ को वो आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो आउटर वर्ल्ड की भी बात करते हैं और इनर वर्ल्ड की भी बात करते हैं कि आप कॉजैलिटी को आउटर वर्ल्ड में भी नहीं पकड़ पाएंगे और ना ही इनर वर्ल्ड में पकड़ पाएंगे। बट डेविड ह्यूम के बाद जो नेक्स्ट फिलोसफर आते हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानना होगा तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उसको इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यही चीज़ें हैं आईआईटी बाबा का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने फ़िलॉसफी और बाकी जितने भी दुनिया के सब्जेक्ट हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ा है और उसका ज्ञान अर्जित किया, और अब ये इंटरव्यूज़ में आकर उसे अपनी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों को वो चीज़ यूनिक लगती है और इसी वजह से वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं, इसी वजह से उनको लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। बहुत से लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं ओशो के साथ। तो यार, ओशो ने भी अपनी बातें ओरिजिनल नहीं बोली थी, उन्होंने वेदास में जो बातें लिखी हुई थी उन्हीं बातों को रिपीट किया है और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जिस वजह से उनकी बातें भी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं।
इसीलिए आप ये बात समझ लीजिए कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और उससे हम किसी छोटे बच्चे को भी समझाने भर का नॉलेज रख लेते हैं कि हम उसे बहुत सिंपल सी भाषा में, तो जैसे मैंने कोई चैप्टर है मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अब मैं वो चीज़ किसी छोटे बच्चे को समझा सकूँ तो समझ जाइए कि वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है। और वही चीज़ मैं अगर किसी बच्चे को समझा रहा हूँ, वो चीज़ कोई और सुने और उस चीज़ के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा और यही मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि आप आईआईटी बाबा को बार बार सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। फ्रेडरिक नीचा भी अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में बताते हैं कि इंडियंस, ग्रीक और जर्मन फिलोसफर अपने पुराने फिलॉसफी को ही बार बार रिपीट करते हैं, मतलब एक सर्कल में बार बार वो फिलॉसफी घूम के आती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग लैंग्वेज के बैरियर से बंधे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि हिंदी, ग्रीक और जर्मन तीनों लैंग्वेज का जो ग्रामर है बेसिक वो सेम है, तो अगर कुछ दरवाजे लैंग्वेज खोलती है तो कुछ बंद कर देती है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको जितनी समझ दे पाई उसी हिसाब से आप उस चीज़ों को आगे परस्यू कर सकते हैं। ये फ्रेडरिक नीचा का कहना था। इन्हीं पॉइंटर्स के साथ मैं आज की वीडियो ये ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं या फिर फिलॉसफर और बाकी चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।